वेलकम टू योर न्यू यूनिट। अगर हम यूनिट 10 है इकोलॉजी। एक्चुअली एनसीईआरटी ने जो आपका 11th में है उसकी यूनिट को पहले नंबर्स दिए हैं, फिर जो आप 12th का फर्स्ट यूनिट पढ़ते हो वो आपका यूनिट आई थिंक 6th आता है। ठीक, तो यहाँ आप टोटल यूनिट्स पढ़ने वाले हैं 10। ठीक, और 10th यूनिट आपका आता है इकोलॉजी। तो आपकी नई यूनिट में आपका स्वागत है। नई यूनिट के साथ आपके पास होगा एक नया चैप्टर समझने के लिए। इकोलॉजी एक बहुत वाइड एस्पेक्ट्स को कवर करता है, तो हर एक छोटी छोटी बात को अच्छे से समझना है, क्योंकि इकोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर आप समझ रहे हैं आंसर वो नहीं होता, उसके पीछे का अच्छे से रीज़न जानना होता है, फिर आपको आंसर करना पड़ता है। तो चलिए हम अपना पहला जो इकोलॉजी का चैप्टर है, और अदरवाइज हमारा चैप्टर नंबर 13 है, वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये एनसीईआरटी ने ही बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ इकोलॉजी स्टार्ट होता है, यूनिट के बारे में लिखा जाता है, वहीं पे लिखा है। तो इसको हमारा पढ़ना, मतलब हमें ये पढ़ना ज़रूरी था। इकोलॉजी को समझने के लिए हमें उसका एसेंस जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या है, ऐसा क्या है इकोलॉजी में कि हम उसको पढ़ रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के तौर पे हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो ऑफ कंटेंट इन बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक। डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है कि उनमें बहुत सारी वेरिएशंस हमको देखने को मिलती हैं। तो ना सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ये ना सिर्फ उनका एक कैरेक्टर है, बल्कि जो बायो की किताबें हैं उनमें भी इसको एक खास जगह दी गई है, खास कंटेंट के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। बायोलॉजी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या आता है। देखिए, बायोलॉजी में बॉटनी आ गया, जिसमें मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी आ गया, मेनली एनिमल्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी आ गया, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और एज क्लासिकल एंड मॉडर्न बायोलॉजी, इस तरह से हम बायो को पढ़ते हैं। आज के टाइम में बायो पढ़ी जाती है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या क्लासिकल या मॉडर्न बायोलॉजी के तौर पे। ठीक है, फिर द लेटर इज अ यूफेमिज्म for molecular aspects of biology। यूफेमिज्म क्या मतलब समझते हैं आप? यूफेमिज्म से समझते हैं, ये मैम बड़े टिपिकल शब्द आप हमारे पास लेके आते हैं जो हमारे बस के बाहर होते हैं। खुद ही बता दिया करें कि ये यूफेमिज्म, इतने बड़े बड़े शब्दों का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए, ये जो भी आपने पढ़ा, क्लासिकल, मॉडर्न, जो बायोलॉजी आप बोल रहे हैं, ठीक, तो ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूलर जो एस्पेक्ट्स हैं बायोलॉजी के, इनको कवर करते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी जो है, ठीक है, वो आज किसको कवर कर रही है, किस पे, वो किसके बारे में हमको मेनली बताती है। ठीक, वो बताती है हमको आज की मॉलिक्यूलर लेवल पे बता। मॉडर्न बायोलॉजी में हम बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया क्या नहीं आया? ठीक, luckily we have many threads which weave the different areas of biological information into unifying principles। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है उसको बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिकल और मॉडर्न बायोलॉजी के तौर पे बताया जाता है। और जो अभी पीछे जो भी आपको बताया गया, ये जो है इज अ यूफेमिज्म फॉर द मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। मतलब मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट जो है बायोलॉजी का, जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रासंगिक करता है।
जो आपका क्लासिकल मॉडर्न बायोलॉजी जो भी आपने पहले पढ़ा बायोलॉजी के बारे में। लकीली आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तार मौजूद हैं, धागे मौजूद हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस मौजूद हैं जिनको हम एक साथ गूंथेंगे, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो हैं बायो के, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से जो हमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इसको एक सिद्धांत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कहा कि बायो को पहले बहुत अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता था। मॉडर्न और क्लासिकल बायोलॉजी भी होती थी जिसमें आप मेनली मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स के बारे में ध्यान देते थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसी बहुत सारा मतलब धागे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे नॉलेज है हमारे पास जिसको हम एक साथ इकट्ठा करके एक सिद्धांत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इकोलॉजी जो है उन्हीं धागों में से एक ऐसा धागा है, ठीक, जो हमें बायोलॉजी के डीप डाउन जाने का मौका देता है, उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है बायोलॉजी को, कि इसको अंदर तक समझा जाए कि ये क्या है, क्यों होता है ऐसा। हम मानते हैं कि किसी इंडिविजुअल में कुछ केमिकल्स की वजह से उसमें कैरेक्टर्स होंगे, वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, जीन्स की वजह से होगा, है ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ होगा, ठीक। लेकिन इकोलॉजी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये है तो ये क्यों है, ये कैसे है, ठीक, उसकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। The essence of biological understanding is to know how organisms, while remaining an individual, interact with other organisms and physical habitat as a group, and hence behave like organized wholes, that is population, community, ecosystem, or even as the whole biosphere। देखिए, इकोलॉजी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हाँ जी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, फिर ये हर एक इंडिविजुअल जो है एक हर एक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल, हर एक जो ऑर्गेनिज्म एक अकेले तौर पे किस तरह से एक दूसरे के से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग जगह हैबिटेट अलग अलग होगा, उस हैबिटेट से जो है इंटरेक्ट करेंगे, एक ग्रुप की तरह रहेंगे, एक इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक पॉपुलेशन बनती है सेम तरह के इंडिविजुअल्स की, वहीं पे आपको एक और तरह के इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, पर फिर भी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एज अ ग्रुप वहाँ पे रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे इंटरेक्शंस होती हैं, कैसे एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ रहती है, फिर कम्युनिटीज फॉर्म होती हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ रहती है ना, इकोसिस्टम फॉर्म होता है और अल्टीमेटली बायोस्फीयर फॉर्म होता है। किस तरह से पूरी बायोस्फीयर में इंटरेक्शंस चल रही हैं, ये चीज़ हम इकोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यही चीज़ क्या एक्सप्लेन, इकोलॉजी एक्सप्लेन्स टू अस ऑल दिस, यही चीज़ इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है, कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है, इकोसिस्टम बनते हैं, इकोसिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, बायोम बनते हैं, लैंडस्केप बनता है, बायोम बनते हैं, बायोस्फीयर्स बनते हैं। कैसे होता है ये, देखिए, a particular aspect of the study is the study of anthropogenic environmental degradation and socio-political issue it has raised, ठीक है। तो एक और जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इकोलॉजी पढ़ने का वो ये भी है कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक होता है हमारे ह्यूमंस द्वारा किया गया, किस तरह से इकोलॉजी में हम ये भी पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तक हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं और किस तरह की इश्यूज जो हैं वो खड़े हो रहे हैं एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन की वजह से, ठीक है। दिस यूनिट डिस्क्राइब एज वेल एज टेक्स अ क्रिटिकल व्यू ऑफ द अबव एस्पेक्ट। तो दिस यूनिट
ये जो यूनिट है ये हर चीज़ को बताता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे उनको कौन से ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं, कैसे उनको बचाना है, क्यों उनको बचाना ज़रूरी है, क्यों जो है किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का होना ज़रूरी होता है, कि ऐसे हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। ये सारा हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक और महान व्यक्ति के बारे में जानना ज़रूरी है, जिनकी वजह से आज भारत में हर एक बच्चा इकोलॉजी के बारे में जान पाता है, और उनका नाम है रामदेव मिश्रा। ठीक है, 1908 में इनका जन्म हुआ था और 1998 में इनकी डेथ हो गई थी। भारत का जो कहा जाता है जनक, इकोलॉजी का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जिन्हें कहा जाता है वो है रामदेव मिश्रा बेटा। ठीक है, और मैम वर्ल्ड में किसको कहा जाता है, तो यूजीन ओडम को जो है वो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। जन्म हुआ इनका 26 अगस्त 1908 में। ठीक है, और इन्होंने अपना पीएचडी किया इकोलॉजी में 1937 में। ठीक है, अंडर द प्रोफेसर W.H. Pearsall FRS फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके। यूनाइटेड किंगडम में एक लीड्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ से रामदेव मिश्रा ने 1937 में अपना पीएचडी कंप्लीट किया था इकोलॉजी में। ये भारत वापस आए, भारत वापस आके इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और एक किस चीज़ को पढ़ाना शुरू किया, इकोलॉजी को पढ़ाना शुरू किया, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में प्रेजेंट है वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी शुरू कर दिया। यूँ तो हम इकोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, पर कहा जाता है कि इकोलॉजी अपने आप में बॉटनी और जूलॉजी से बढ़ के एक अलग साइंस है। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जी पहले थे जिन्होंने इकोलॉजी की शुरुआत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो वाराणसी में है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को एस्टेब्लिश करके। ठीक है, जो उनकी रिसर्च थी उससे हमें जानने को मिला कि ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है मैम, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ बेटा ये आपका दुनिया है गोल गोल। ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे ऊपर नीचे जो रीजन होता है उसको हम ट्रॉपिक कहते हैं। और यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन को मिलके बनती हैं कम्युनिटीज़, जो भी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी उनको हम ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ कहेंगे। ठीक, तो इनकी रिसर्च की वजह से हमको ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ के बारे में समझ हुई, कैसे उनका सक्सेशन होता है, मतलब कैसे वो बनती हैं, बनने के बाद अगर एक कम्युनिटी ख़त्म हो गई अगली कम्युनिटी कौन सी आएगी, है ना। ये सिर्फ यही टॉपिक्स थोड़ी हैं, मतलब किस तरह से जो है वो सक्सेशन होगा। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, किस तरह से प्लांट पॉपुलेशन जो है अलग अलग इन्वायरमेंट्स के कंडीशन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगी, है ना। फिर प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, क्या उत्पाद रहेगा, किस तरह से प्रोडक्टिविटी रहती है प्लांट की, किस तरह से एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स की साइकिल होती रहती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होते हैं, कैसे इनमें न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग चलता है। मतलब भारत में ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ को समझना कि एक ज़मीन पे किस तरह से सबसे पहले क्या आया, उसके बाद कौन सी कम्युनिटी आई, उसके बाद वहाँ कौन सी कम्युनिटी आई, तो ये हो गया सक्सेशन को समझना। किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्यों प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पे सिर्फ घास होता है और आपको पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, जो आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो किस तरह से है, उनमें न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरह से है, ये रामदेव मिश्रा जी ने हमको बताई। ठीक है, मिश्रा जी ने ही पहला पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है इकोलॉजी का भारत में शुरू किया था, और कम से कम 50 स्कॉलर्स ने वहाँ से डिग्री ली थी, और उनके सुपरविजन के अंडर रामदेव मिश्रा जी से 50 स्कॉलर्स ने अपना डिग्री लिया था। फिर वो अलग अलग और यूनिवर्सिटी में चले गए, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए, और उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनके स्टूडेंट ने इकोलॉजी को पढ़ाना शुरू किया, और पूरी कंट्री में इकोलॉजी पे रिसर्च, उसके बारे में जानना शुरू हो गया। उनको
he was honored with the fellowship of Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science and the prestigious संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये सब उनको फेलोशिप्स मिली थी, नेशनल साइंस अकेडमी से उनको फेलोशिप मिली थी, वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से उनको फेलोशिप मिला था, और इनको संजय गांधी अवार्ड भी दिया गया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। कौन सी अकेडमी से? नेशनल साइंस अकेडमी और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से इनको स्कॉलरशिप मिला था। संजय गांधी अवार्ड इनको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में दिया गया था। Due to his efforts, the Government of India established a National Committee for Environmental Planning and Coordination 1972। रामदेव मिश्रा जी की ही वजह से भारत सरकार ने नेशनल लेवल पे कमेटी बनाई जो एनवायरमेंटल के इश्यूज को देखेगी, उसके लिए प्लान आउट करेगी और सारे काम को कोऑर्डिनेट करेगी। तो नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इसको बोला गया, और कुछ टाइम के बाद आज इसको हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसके अंडर देखिए इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर ही गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किए गए थे ताकि एनवायरमेंट को साफ रखा जा सके। अभी अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वो किसके प्रयासों की वजह से हुआ? रामदेव मिश्रा जी के प्रयासों की वजह से, जिनकी वजह से पहली बार लोगों ने सोचना शुरू किया, देश ने सोचना किया, हमारी सरकार ने सोचा कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। तो नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में एस्टेब्लिश की गई, जिसको आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। 1984 में इसका ये नाम बदल दिया गया था। देखिए ये है इकोलॉजी, और ये है भारत में इकोलॉजी के फादर जिनको कहा जाता है, जिनकी देन से आज हम इकोलॉजी के बारे में जानते हैं, जिनकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को लेके इतना सचेत हैं कि हम कहते हैं कि अगर पेड़ काटने हैं तो पेड़ों को लगाओ भी। चलिए, आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जंतु आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप कीड़े मकोड़े ही ले लो, कितने टाइप के तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, बहुत, और सब में अलग अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लास ऑर्गेनाइजेशन। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का हम कोशिश कर सकते हैं कैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसेसेस को समझ के, कैसे क्या बना है उनको समझ के। तो सबसे पहले बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स से सेल बन गई, सेल से क्या बन जाएंगे बताइए? सेल से जो है कोई टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू जो है मिलके क्या बना देंगे? टिश्यू मिलके कोई ऑर्गन बना देंगे, ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना के इंडिविजुअल एक पूरा इंसान बना देगा, है ना। पूरा क्या बन गया? इंडिविजुअल बन गया। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं मिलके क्या बना देंगे? एक पॉपुलेशन बना देंगे, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन तो इंसानों की हो गई, और एक पॉपुलेशन जो है वो कीड़े मकोड़ों की ले लो, कुत्ते की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, ठीक। तो बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देंगी? कम्युनिटी बना देंगी। कम्युनिटीज मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के से बनता है लैंडस्केप। यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। लैंडस्केप बनता है, क्या बनता है इकोसिस्टम के बाद? लैंडस्केप बनता है। लैंडस्केप से बायोम्स बनते हैं। फाइनली बायोम्स मिलके ये जो पूरा हमारा धरती है, बायोस्फीयर है, इसको बनाते हैं। ये याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है, इसका क्रम पूछा जाता है भाई। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल्स बनती हैं, सेल से जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो पूरा इंडिविजुअल बनेगा। बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी। अलग अलग कुत्तों की पॉपुलेशन, बिल्लियों की पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन, हाथियों की पॉपुलेशन, कम्युनिटीज बन जाएंगी। अगर आप इंसानों की ही लेंगे, इंसानों की सिखों की पॉपुलेशन जुड़ जाए हैं, हिंदुओं की पॉपुलेशन, मुस्लिम की पॉपुलेशन, उसमें भी सिया सुन्नी की पॉपुलेशन, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन, है ना।
तो कम्युनिटीज बनाते हैं ना ये सब, लेकिन यहाँ हमें ये जाति धर्म के नाम पे कम्युनिटी नहीं बोलते हैं इकोलॉजी में। यहाँ पे हम स्पीसीज के आधार पे कम्युनिटीज बोलते हैं, है ना। तो कुत्तों की पॉपुलेशन, बिल्लियों की पॉपुलेशन, बाघ की पॉपुलेशन मिलके क्या बना देगी, कम्युनिटीज। और ये कम्युनिटीज किसी ना किसी इकोसिस्टम में रहेंगी। इकोसिस्टम जो है लैंडस्केप फॉर्म करेगा, लैंडस्केप जो है वो बायोम फॉर्म करेगा, और इस दुनिया में अलग अलग बायोम्स हैं जो फाइनली आपका फॉर्म करते हैं बायोस्फीयर। क्लियर? At any level of biological organization, we can ask two types of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Why does the bird sing? अगर हम इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहें, बायोलॉजिकल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपका वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रही हूँ मैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स ने टिश्यू बना दिया, टिश्यू ने ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। एक पूरा इंडिविजुअल बन गया, इंडिविजुअल ने पूरा पॉपुलेशन बनाया, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज बनी, कम्युनिटीज से जो है आपका लैंड इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से लैंडस्केप बनेगा, और लैंडस्केप से बायोम, एंड देन बायोस्फीयर बनेगा। तो ये एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में को जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब? जब हम किसी बाग में एक बुलबुल को गाना गाते हुए सुनेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि हाउ डज द बर्ड सिंग, क्यों, कैसे बर्ड गाना गाता है, हाउ डज द बर्ड सिंग, हाँ क्यों, हाउ, कैसे, कैसे, पहला क्वेश्चन है कैसे बर्ड्स गाना गाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द बर्ड सिंग, क्यों गाना गाएंगे ये। तुम्हें पूछो तो मैम मूड फ्रेश करने के लिए, हमारा दिल टूट गया है तो अपने दिल को उस दुख से बाहर लाने के लिए, है ना, कभी खुशी में नाचने के लिए हम गाते हैं। ठीक, तो देखिए, हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस। बोला ना, हाउ डज द वर्ड सिंग, एक पंछी कैसे गाना गाता है, जानना चाह रहा है कि इस गाना गाने के पीछे जो मैकेनिज्म है क्या है, इसके शरीर में ऐसा मैकेनिज्म क्या है कि ये गाना गा रहा है। वाई का मतलब है कि जो भी गाना गा रहा है क्यों गा रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्या मिलेगा। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ डज द वर्ड सिंग, उसका सही आंसर क्या बनता है। आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वॉइस वॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। ठीक है, तो वॉइस वॉक्स होता है बर्ड्स में, जिसको हम लैरिंग्स ना कह के सिरिंग्स कहते हैं। बर्ड्स में जो वॉइस वॉक्स होता है उसको हम कहते हैं बेटा सिरिंग्स। क्या कहते हैं, सिरिंग्स। और इनमें वाइब्रेटिंग बोन भी होती है जिसकी हेल्प से ये गा पाते हैं। ठीक, वाइब्रेटिंग बोन है और वॉइस वॉक्स है, जैसे इनकी बोन वाइब्रेट करेगी, ठीक है, तो आवाज़, फिर वॉइस बॉक्स जो है वो आवाज़ करेगा, तो आपको सिंगिंग जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आप बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, वाइब्रेट करते हैं ना, तो वाइब्रेट करते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या आवाज़ आती है ना, आती है कि नहीं आती है, उसी तरह से। ठीक, तो पहले कि कैसे गाया उसका आंसर मिल गया, भाई उनके पास वॉइस बॉक्स है, वाइब्रेटिंग बोन है, तो बर्ड्स गा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, कि क्यों गाता है, उसका आंसर बन जाता है कि बर्ड्स को जो है ब्रीडिंग सीजन, जिस टाइम पे उनमें प्रोजेनिस बन सकती हैं, रिप्रोडक्शन हो सकती है, वो हो गया ब्रीडिंग सीजन, जिसमें उनके लिए सुटेबल कंडीशन है कि वो मेट कर सकते हैं। तो बर्ड्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान, ताकि वो मेटिंग कर सकें। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान मीटिंग कर सकें, इसके लिए बर्ड जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और उस कम्युनिकेशन के लिए वो गाना गाते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका हाउ टाइप क्वेश्चन एंड वाई टाइप क्वेश्चन। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. ठीक, जब आप अपने आसपास के जो वातावरण है उसको थोड़ा वैज्ञानिक तरह से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको हाउ टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको वाई टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे कि वाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, हाँ, रात में जो फूल खिलते हैं वो जनरली वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि वाइट होंगे ना तो वो दिखाई दे जाते हैं, और प्लस उनको किसी को इतना अट्रैक्ट भी नहीं करना होता। अगर अट्रैक्ट करना भी है उनको तो वो वाइट कलर के होंगे, तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर? ठीक, कैसे बी को पता है कि कौन से फ्लावर में जो है वो नेक्टर है?
वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स? आपको थॉर्न्स जो हैं, कांटे पर कांटे की तरफ स्पाइन होता है, कांटा थोड़ा मोटे मोटे कांटे जो दिखते हैं, कैक्टस पे वो मोटे मोटे थॉर्न्स क्यों होते हैं? हाँ, हाउ डज द चिक स्पूर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? है कैसे जो चिक होते हैं, चिक स्पूर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा ना बत्तख जैसे, ठीक, कैसे वो अपनी माँ को पहचान पाते हैं? इस फिनोमिनन को, जो बेटा वो ही ये वही बर्ड्स हैं जिनके सामने जो भी फर्स्ट होता है ना, चाहे आप बैठे होंगे उनके एग हैचिंग के टाइम पे, तो वो आपको अपनी माँ समझ लेंगे। तो इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग होता है एक इमोशंस का भाव, आप अपने मतलब बिल्कुल अफेक्शनेट होते हैं, बिल्कुल आप पहली बार जिसको देखते हैं उसके लिए अफेक्शनेट होते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी ऐसा ही होता है कि स्मेल से, ठीक, फिर कुछ केमिकल से अपनी माँ को पहचानने लगते हैं और उसी के पीछे पीछे चल देते हैं, उसी को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। इतने सारे थॉर्न्स क्यों है कैक्टस में? ताकि फोटोसिंथेसिस को, ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस की जा सके, है ना। फिर कौन से फ्लावर में नेक्टर है, ये कैसे पता चलता है मधुमक्खी को? बी के लिए हमेशा फ्लावर्स ने क्या रखे होंगे? सुंदर सुंदर फूल रखे होंगे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, सही तरीके से उसको उसके उसके नेक्टर जो होंगी, नेक्टर ग्लैंड्स भी होंगी वहाँ पे, ठीक। तो बी बार बार जाएगी, उसको पता चलेगा कि हाँ नेक्टर है, नहीं होगा तो वो प्लांट उसको धोखेबाज लगेगा, वो उसके पास नहीं जाएगी दोबारा, है ना। तो अपने नेचर में जब हम आसपास देखते हैं तो हमें क्या, क्यों और कैसे, ये क्वेश्चंस दिख जाते हैं। और आपने प्रीवियस क्लासेस में इकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होगा, कई बार आपने इकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। इकोलॉजी क्या होता है बेटा? लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और लिविंग अपने नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी चीज को पढ़ना इकोलॉजी होता है। देखिए, which studies the interaction among organisms, मतलब बायोटिक फैक्टर्स में पहले आप ऑर्गेनिजम्स को पढ़ो, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, तो पहले हो गया ना। इकोलॉजी में आप इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, पहले तो इंटरेक्शन देखनी है आपने लिविंग के बीच में, और फिर देखनी है आपने एक ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। इकोलॉजी को हम बेसिकली स्टडी करते हैं 4 लेवल्स पे। कितने लेवल्स पे बेटा? 4 लेवल्स पे। कौन कौन से हैं वो? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम्स। याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने लिखा है। हालांकि कम्युनिटीज के बाद इकोसिस्टम भी आता है, इकोसिस्टम के बाद आपके पास लैंडस्केप भी आता है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि इकोलॉजी को हम मेनली 4 लेवल्स पे स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। इस चैप्टर में आप जानोगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इकोलॉजी का, लेकिन बुक का चैप्टर नंबर 13 है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिस्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल्स पे आप इकोलॉजी को स्टडी करोगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जाना आपने इकोलॉजी क्या होता है, क्या पढ़ना है हमें इकोलॉजी में, हम इकोलॉजी में क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या आपको जानने को मिलता है। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।